आज हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बारे में कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कब और किन परिस्थितियों में मैंडेटरी है और कब मैंडेटरी नहीं है। यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पे आज 3-4 मुद्दे पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पे, दिलशा मोबाइल बंद करो या तो इधर हटो किनारे। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पे सामने दिख रहा है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पे आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें 2-3 चीजों पे मुद्दा करेंगे। 2-3 चीजों पे मुद्दा करेंगे कि एफआईआर की तहरीर कैसे लिखी जाएगी और एफआईआर की तहरीर में कौन से ऐसे पॉइंट्स लिखे जाएंगे जिनके आधार पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा या जिसके आधार पे एनसीआर लिखा जाएगा। दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश क्या क्या चीजें हैं और किन किन बातों को लेकर के स्टेशन हाउस अफसर से लेकर के और उसके सुपीरियर अथॉरिटी यानी अप टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सर्किल अफसर तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट और ऑर्डर जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल देंगे। यहां पे सिर्फ हम टाइटल जिक्र करेंगे, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि किन किन मामलों में अगर पुलिस एफआईआर पंजीकृत नहीं करती है तो एफआईआर सिर्फ रजिस्टर्ड न करने की वजह से या रजिस्ट्रेशन न करने के लिए उसके खिलाफ यानी संबंधित स्टेशन हाउस अफसर या संबंधित इंचार्ज के खिलाफ उस जजमेंट के लाइट में आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। यह मैंडेट किया गया है। अब उसके बाद में हम एक डीजीपी उत्तर प्रदेश का सर्कुलर जिक्र करेंगे जो 23/8/2023 का है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत वो पास किया गया है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को स्पेसिफिकली और एसपीज को ये गाइडलाइन दी गई है कि किन मामलों में एफआईआर पंजीकृत न करने से या एफआईआर दर्ज न करने की वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। यानी जो लोअर ऑफिसर्स हैं, डीजीपी ने अपने सर्कुलर में यह कहा कि कितने ऐसे मैटर्स हैं जो जिसकी लिस्ट हम अभी डिटेल करेंगे। तो ओपनिंग आर्गुमेंट पे ये बात है कि किन किन मामलों में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मैंडेट करेगा और एफआईआर लिखना जरूरी है, और अगर नहीं लिखते हैं तो ऊपर या सुपीरियर अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दी जाएगी तो उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई या डिपार्टमेंटल कार्रवाई या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अगर एप्लीकेंट होगा तो वो कोर्ट में प्रोसीड कर सकता है। इसके बारे में भी मैंने भी कंटेम्प्ट फाइल किया है, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। और बहुत सारे लोगों का यह मिथ है कि जो 154(3) की एप्लीकेशन देते हैं उसमें एसपी के द्वारा चाहे आदेश पास किया जाए या ना पास किया जाए, डायरेक्टली वो 156(3) में चले जाते हैं, जबकि 156(3) का प्रोविजन 154 से जस्ट डिफरेंट है। जबकि 154(1) के हिसाब से जो एफआईआर की तहरीर है, अगर परमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है तो एफआईआर पंजीकृत करना मैंडेट करता है। इसको ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपने डिटेल जजमेंट में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 एससीसी वॉल्यूम 2 पेज 1 से डिस्कस किया है, जिसका मोस्ट रिलेवेंट पैराग्राफ है 120। वो हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। अब उसके बाद एक जजमेंट का हम जिक्र करेंगे कि क्या 154(3) में जो एप्लीकेशन दी जाती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, क्या वो व्हाट्सएप के जरिए से भी दी जाएगी, क्योंकि सीआरपीसी के प्रोविजन में
ये दिया हुआ है कि वो डाक से भेजी जाएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाएगी, तो वो उसका अनुपालन होगा। लेकिन क्योंकि दौर बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का कंसेप्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऑनरेबल कोर्ट्स और वेरियस ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अगर सूचना प्राप्त कराई जाती है तो वो इंफॉर्मेशन 154(3) में कंसीडर किया जाना चाहिए। और ऐसे ही हम एक जजमेंट को डिटेल में, जो लीडिंग जजमेंट है, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर संबंधित स्टेशन हाउस अफसर या थाना के किसी अधिकारी को आपने एप्लीकेशन व्हाट्सएप से दे दिया है या मेल से दे दिया है या एनी वे इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो उस पे एफआईआर दर्ज किया जाना मैंडेटरी है। ऐसा वर्डिक्ट भी अभी मैं इन डिटेल जब करूंगा तो वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में एसपी को भी आप इसी माध्यम से व्हाट्सएप से दे सकते हैं, स्काइपी पे दे सकते हैं, टेलीग्राम, एनीवे ट्विटर से दे सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। अगर वो मैसेज उनको इस माध्यम से पहुंचता है तो 154(3) का रजिस्टर्ड डाक से कंप्लायंस किया जाना जरूरी अब नहीं रह गया है। वैसे सीआरपीसी में फिलहाल अमेंडमेंट नहीं आया है। ये ऑनरेबल वेरियस हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि 154(3) की एप्लीकेशन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप या अदर वे से अगर प्राप्त हो जाती है तो उसको सुफिशिएंट ऑफ सर्विस माना जाना या मान लिया जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और एक डिस्कशन इस बात पे भी करेंगे कि 154(3) की एप्लीकेशन अगर आपने फाइल कर दिया संबंधित सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या जहां पे कमिश्नर है, कमिश्नरेट है, कमिश्नर को, तो ऐसी स्थिति में आपके पास और दूसरी रेमेडी क्या होगी। हम ऐसे मामले में डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं, यानी 156(3) के मैंडेट को मजिस्ट्रेट के यहां ना फाइल कर करके डायरेक्टली हम रिट पिटीशन फाइल करते हैं। बहुत सारे लोगों का यह मिथ है कि 154(3) के बाद जो एप्लीकेशन फाइल होगी वो 156(3) सीआरपीसी में होगी। हालांकि ये बहुत सारे लोगों का मानना है और लोग मानते भी हैं, करते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट करता हूं और बहुत सारी रेमेडी हमको डायरेक्टली यहां से प्राप्त हाईकोर्ट से हुई है, जिसका हम डिटेल यहां पे जिक्र करेंगे। 156(3) में प्रॉब्लम क्या है कि मजिस्ट्रेट भी उसी तरह के ऑर्डर पास कर देते हैं जिस तरह से पुलिस करती है, यानी सुखवासी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए तमाम ऐसे केस में जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और मजिस्ट्रेट उसको कंप्लेंट में ट्रीट कर लेते हैं, तो हम एक शॉर्ट डिस्कशन 190 सीआरपीसी पे भी करेंगे। तो अब हम जिक्र कर रहे थे कि पहले हम बात करेंगे कि तहरीर, एफआईआर की तहरीर कब और कैसे किस तरह से लिखी जाएगी। तो एक हिसाब से ये समझे कि मेरे टॉपिक की जो बिगिनिंग होगी या स्टूडेंट के लिए, जो बिगनर्स के लिए है, कि हाउ टू ड्राफ्ट एफआईआर तहरीर या एफआईआर एप्लीकेशन, एनीवे। तो एफआईआर कैसे ड्राफ्ट करेंगे और एफआईआर एज पर प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी किसको दी जाती है और एफआईआर कहते किसे हैं और एफआईआर का फुल फॉर्म जैसे आम पब्लिक नहीं समझती है उसको क्या कहते हैं। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम इन डिटेल करेंगे और दो केस जो हमारे पास है, पहले हम उस दो केस पे डिस्कस करेंगे और दोनों केस बहुत इंटरेस्टेड है। आपको ये भी देखना है कि एफआईआर मालाफाइडी कैसे होती है, एफआईआर को मालाफाइड कैसे शो करेंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। और अगर आप वकालत नहीं भी करते हैं तो आप एक नागरिक होने की हैसियत से लॉ से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी
किसी भी को भी इस चीज की जरूरत अगर पड़े और आपसे कोई राय मांगे तो आप उसको रिफर कर सकें और सही बात बता सकें। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एक एफआईआर रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, यानी 154 को पहले हम पढ़ लेते हैं। 154 सीआरपीसी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसकी तहरीर पे आते हैं। 154 सीआरपीसी को थोड़ा सा बड़ा कर 154 सीआरपीसी को हम पहले, अब यहां से हम लाइव डिस्कस कर रहे हैं। 154 सीआरपीसी ये कहता है, क्योंकि सीआरपीसी गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। एक्ट दो तरह के होते हैं, एक स्टेट का होता है और एक सेंट्रल का होता है। तो जो सेंट्रल का होता है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा और जो स्टेट का होता है वो ऑब्वियसली स्टेट में लागू होगा। और सीआरपीसी का जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी ये सेंट्रल है, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। जम्मू कश्मीर अब एक्सेप्शन पे नहीं रहा 370 के हटने के बाद। अब सेक्शन 154 के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 154 क्या कहता है? देखिए, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। अब यहां पे दो चीजें अभी इसके आगे समझनी होगी, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ इसका वर्डिक्ट समझ रहे हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली, यानी बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जो एप्लीकेशन होगी वो रिटर्न देना मैंडेट करता है। ऐसा नहीं है, सीआरपीसी में ऐसा मैंडेट कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, बल्कि सबसे पहला मैंडेट क्या कहता है कि अगर ओरली दी गई है तो भी उस पे क्या होगा, उसके आगे इन ऑफिसर इंचार्ज टू अ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का यह भी काम होगा कि अगर उसके पास कोई ओरली एप्लीकेशन आती है या प्राप्त होती है तो उसको इन राइटिंग करेगा अंडर हिज डायरेक्शन। अब वो दोनों बातें हो सकती है, एंड बी रीड ओवर टू इन्फॉर्मेंट, यानी अगर कोई आदमी मान लीजिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, सपोज करते हैं किसी मामले में अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं हुआ है और मान लीजिए कि ये बदर जी और सुमित जी हैं, दोनों लोग स्टेशन एज अ पुलिस काम करते हैं, नॉट बीइंग अलाइड टुडे, वैसे मैं बात कह रहा हूं कि अगर ये दोनों लोग इस तरीके से काम करते हैं कि बोथ आर अ पुलिस एंड वी आर सिटिंग इन अ पुलिस स्टेशन, और हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं कोई तहरीर नहीं दे सकता हूं, तो ऐसी स्थिति में या तो पुलिस वहां पे खुद तहरीर लिखेगी या तो हमसे ये कहेगी कि लिखा के लेके आइए। तो लिखा के लाने पे पार्लियामेंट ने बिल्कुल मना कर रखा है। इसका वर्डिक्ट समझिएगा सुमित जी इधर। इसमें क्या है कि कोई भी आदमी थाने पे आता है और क्या करता है, ओरल इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या करेगा, ऑफिसर इंचार्ज शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, यानी उसको स्टेशन हाउस अफसर को ये खुद लिखना पड़ेगा अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर, और उसे किसके वादी मुकदमा के ऊपर उसे पढ़ करके सुनाना भी पड़ेगा, है ना, उसको बताएंगे। एवरी सच इंफॉर्मेशन we are given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person given it। इसमें क्या है कि वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो एप्लीकेशन एसएचओ के कहने पे या उनके कहने पे वो देगा और लिखेगा और लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसको अपनी जो बुक होती है जीडी जिसे कहते हैं, और थाना जो चलता है, इससे पहले हमने बताया किससे चलता है, जनरल डायरी से, जिसे जीडी कहते हैं। और वो जीडी का डिटेल समझने के लिए जब हम कभी पुलिस रेगुलेशन का जिक्र करेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। बहरहाल केस डायरी जिसमें विवेचना अधिकारी विवेचना करता है, यानी इन्वेस्टिगेशन में जो बयान लिखते हैं उसे हम सीडी कहते हैं, जिसका डिटेल फुल फॉर्म है केस डायरी, और जिसके आधार पे थाना चलता है सेकंड सेकंड मिनट मिनट,
ड्यूटीज जिसमें लिखे जाते हैं उसे जीडी कहते हैं, जिसको जनरल डायरी बोलते हैं, जिसे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने डिटेल अपने जजमेंट में ये लिखा हुआ है। तो अभी हम उस जजमेंट को भी देखेंगे। सच ऑफिसर इन सच स्टेट गवर्नमेंट में भी प्रिस्क्राइब ऑन दिस बिहाफ। तो क्या करेंगे, उसे एसएचओ को एप्लीकेशन जो देंगे, एसएचओ उस पर पूरा डिटेल लिखेगा और उसको जनरल डायरी में मेंशन करेगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि इन जो स्टेशन हाउस अफसर होता है, सॉरी स्टेशन हाउस अफसर जो होते हैं, वो कहते हैं एफआईआर की कॉपी कल ले लीजिएगा, एफआईआर की कॉपी परसों ले लीजिएगा, आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, कल इंटरनेट नहीं चल रहा है। मतलब वो किसी ना किसी बहाने से दे आर रेजिंग करप्शन मोर मच। तो पार्लियामेंट ने इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए ये वर्डिक्ट किया था 154(3) का। क्या कहा कि अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। यानी बेसिकली ये पीडीएफ पे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी हमारे पास इंटरेक्टिव पैनल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, बट रिसेंट में जल्दी ही आपके पीछे यहां पे पैनल लगा होगा और सारी चीजें जो स्क्रीन पे चलेंगी इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे। तो थोड़े दिनों तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं उस बात को, इसलिए मैंने कहा। तो अभी जो बात है, और फैसल भाई हमारे लाइव जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं इस बात को। फैसल जी कभी चेंबर में भी आया करिए। अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। यानी एफआईआर की जो कॉपी होगी वो इंफॉर्मेंट को मैंडेटरी तौर पे देना अनिवार्य है। वर्ड में नहीं है सुमित जी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, शैल, यानी देना मैंडेट करता है। अगर अब आप कभी कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसकी कॉपी आपको नहीं दी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि 154(3) सीआरपीसी में यह दिया हुआ है कि एफआईआर की कॉपी देना क्या है, मैंडेट करता है। और नहीं थ्रू आरटीआई, क्या ये जब मैंडेटरी है तो उस पर अभियोजन की कार्रवाई हो सकती है। इस पे उसकी अलग है, सेक्शन 36 में एप्लीकेशन सुपीरियर अथॉरिटी को दे सकते हैं, बट अभी हम जितना सब्जेक्ट लिए हैं वही थोड़ा लंबा है। तो अब ये हो गई 154(1) में जो तहरीर दी जाएगी वो कैसी होगी। अब पहले 154(1) की हम थोड़ा सा तहरीर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम 154(3) ये जो है उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम 154(1) पे ही यहां 154(1 and 2) पे आ करके, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि हमने डिस्कस किया 154(1). 154(1) की अब हम देखते हैं तहरीर। 154(1) की तहरीर पे आते हैं। देखिए ये एक तहरीर आपके सामने आ गई, जिसमें लिखा है सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना जरवल, जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश। एप्लीकेंट कौन है, मोहम्मद अतीक। या आपके केस में जो होंगे वो प्रोफार्मे से देख लीजिएगा। और ये जरवल के रहने वाले आवेदक हैं, और इसमें 3 एक्यूज का नाम लिखा हुआ है, तो आप भी सीरियल से 3 एक्यूज का नाम लिख सकते हैं। अब यहां पे सेवा में एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में एक पार्टी नेम लिखेंगे, उसके बाद बनाम लिखेंगे, उसके बाद पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3, उसको विपक्षी और मुल्जिमान बना देंगे, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, अब यहां से शुरू हुई है, इसको समझना है। बेसिकली हमने क्या लिखा, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 154 सीआरपीसी वास्ते दर्ज किए जाने मुकदमा उपरोक्त अभियुक्तगण, यानी किसकी लाइट में यहां पे जजमेंट लिखा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था ललिता कुमारी। देखिए यहां पे गलत लिखा आपने, क्या गलत है, ये बड़ी की मात्रा छूट गई है, यानी ललित कुमार कर दिया है, महिला को जेंट्स कर दिया, जेंट्स को महिला कर दिया है। यू बी केयर इन फ्यूचर।
अब आप नहीं रहते तो कहते मैंने गलत नहीं किया था। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 वॉल्यूम 2 एससीसी में ये रिपोर्टेड है। यहां पे ये पेज 1 भी इन्होंने छोड़ा है, देखिए यहां लिख दे रहा हूं 2014 वॉल्यूम 2 एससीसी पेज 1, है ना, ये वॉल्यूम हुआ, ये बुक का नाम है और ये पेज है, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा जजमेंट जो साइट है वो सिंधु जनक नगर गोरजे बनाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य कहां था ये? एक सेकेंड भाई, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। देखिए यहां पे एक चीज थोड़ी और कमी है, यू मस्ट बी करेक्ट। यहां पे ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वर्ड है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, क्योंकि एक्चुअली गलती कहां पे है कि मैं जूनियर्स वगैरह को बहुत प्रोत्साहित करता हूं और ये बात हमारे साथी भी समझते हैं कि ज्यादातर मैं सोचता हूं कि ड्राफ्टिंग हमारे एसोसिएट लोग करें, तो उनको जब कोई आदमी तैरना नहीं जानता है और उसको पानी में गिराने की कोशिश की जाती है और गिर जाता है सडनली, तो वो जब अपने से तैर के निकलता है तो उसकी फीलिंग अलग होती है, उसका मजा अलग होता है। तो मैं ईच एंड एवरी जूनियर को ये कोशिश करता हूं कि वो मैटर को सुने और अपने आप वो ड्राफ्ट करें। दैट इज वाई सम मिस्टेक डन बाय हियर, बट दैट इज एग्जेम्प्टेड। शुरुआती में दौर में ऐसे सब चलता है। ये स्पेशल अपील नंबर है 5883/2020। ऑर्डर डेट इसका है सिंधु जनक गोरजे का 8/8/2023। और एक यहाँ पे डीजीपी का सर्कुलर है जो जारी किया गया है 8/8/2023 को। तो इस जो आवेदन हमने दी है 104, अब देखिए यहां पे समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी एप्लीकेशन है वो 154 में है और 154 में एफआईआर दर्ज करने के लिए है। हमने उसमें नोट किया किसकी लाइट में, ललिता कुमारी की लाइट में, और हमने फिर ये कहा कि सिंधु जनक गोरजे में, और उसके बाद में हमने कहा कि ये डीजीपी का सर्कुलर है, डीजीपी का सर्कुलर है। तीनों में ये कहा है कि एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर प्रथम दृष्टया एफआईआर की तहरीर से, यानी जो आवेदक जाके तहरीर दे रहा है, अगर उसके देखने से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड। इसलिए हम इस साइटेशन का जिक्र और रेफरेंस यहां पे करते हैं। उसके बाद में यहां पे इन्होंने लिखा, अब ये तहरीर शुरू हो गई। महोदय, प्रार्थी निर्दोष व्यक्त है तथा सादर निवेदन निम्न करता है। अब यहां पे एक सिविल डिस्प्यूट था, उस सिविल डिस्प्यूट का थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि गाटा संख्या 2160, यानी उसका टोटल जो था वो 52 बिस्वे था, यानी 0.21 हेक्टेयर। अब इसमें दो लोग मालिक थे, ऐसा इसमें कहा गया था, तो 1/2 दो लोगों का था। एक आदमी से हमारे क्लाइंट ने 14.5 बिस्वे खरीद लिया और जो दूसरे एक महोदय थे उन्होंने क्या किया, या कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने हिस्से की जमीन 26 बिस्वा पूरी बेच दी और दूसरे की भी लिखे, देयर इज आल्सो, दूसरे की भी जमीन 33 बिस्वा और बेच दी। यानी गलती क्या उन्होंने किया कि उनका 1/2 था, 26 यानी 52 में से अगर हाफ देखते तो उनका 26 था, तो 26 तो बेच ही दिया और 33 और बेच दी। पोजीशन नहीं लेते हैं, तो ज्यादातर शहरों में और देहात में इस तरह का होता है कि पोजीशन लोग नहीं लेते हैं और उसी जमीन को दिखा दिखा करके बेच देते हैं। तो हमारी निजी सलाह भी है कि अगर कोई भी आदमी प्लाट खरीदे
तो उसको क्या करना है, प्लाट खरीदते ही उस पे बाउंड्री वगैरह करा कर करके अपने पोजीशन और कब्जे में ले लीजिए। नहीं तो जैसे 26 बिस्वे के मालिक हैं इस केस में, और इन्होंने बेच दिया है 59 बिस्वे, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होगी कि जब आप नपवाने जाएंगे पैमाइश, हम जैसे वकीलों के पास आएंगे तो वो भी ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, फिर मुकदमा लिखाएंगे और जो बेचा है वो जेल चला जाएगा। तो जब भी आपको प्लाट लेना हो या किसी को भी आपके संपर्क से भी, तो पहले आप जमीन रजिस्ट्री कीजिए या उससे पहले पोजीशन लीजिए। पोजीशन लेने के बाद उसके बाद जाकर के रजिस्ट्री करिए, थोड़ा सिक्योर करिए। पैसा बड़ी मुश्किल से आता है और कहीं अगर पैसा फंस गया तो मुकदमे भी लड़ेंगे और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जान भी चली जाती है। तो वी मस्ट बी केयर इन नियर फ्यूचर। तो आगे की क्या है कि विपक्षी संख्या 2, उक्त 13 बैनामों में ज्यादातर बैनामे के हाशिए गवाह हैं और मास्टरमाइंड प्रॉपर्टी डीलर है, जो एक ही जगह को अलग अलग चौहद्दी दिखाकर बैनामा कर और करा दिए हैं। अभियुक्त शातिर अपराधी हैं और दूसरे की 33 बिस्वे जमीन हेरा फेरी कर करके बेच दिए हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि जब भी कोई जमीन लीजिए तो तुरंत उसकी अपने प्लाट की हदबंदी कर करके या खेत की या एग्रीकल्चरल लैंड की तुरंत अपने कब्जे में ले लीजिए। या कि जब आवेदक ने उक्त अपराध के बारे में स्थानीय पुलिस को बताया तो उल्टे ही दबाव बनाने के लिए मुकदमा अपराध संख्या सच एंड सच में मुलजिम बना दिया गया, जबकि आवेदक का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर रहे होंगे और प्रॉपर्टी डीलर किसी और की खरीद करके उल्टा आपके ही खिलाफ मुकदमा लिखा सकता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ध्यानपूर्वक चलना है और समझना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। तो आपको यह समझना अनिवार्य है कि जब भी आप शहरों में, देहात में, एनीवे कहीं पे भी अगर प्लाट खरीदते हैं तो आपके लिए जरूरी यह है और मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले प्लाट पे जाइए, समझिए, देखिए और उसके बारे में, फ्री होल्ड के बारे में समझिए, फ्री होल्ड है या नहीं, आप खितौनी ट्रांसफरेबल है या नहीं, इसकी 12 साल, 14 साल, 20 साल रिकॉर्ड एक बार चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि फोर्स खितौनी से बेच रहे हैं। इंटरनेट के जरिए से आप उसकी खितौनी चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पे खितौनी कैसे चेक करें, इसकी तमाम सारी वीडियो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं अरमान जी के चैनल पे भी, है ना। और हम भी इस तरह के वीडियोस बना देते हैं ताकि लोग अवेयर रहे। तो सबसे पहले यह करना है कि जहां भी आप जमीन लेते हैं और देते हैं तो जैसे ही आपके नाम हो, यू मस्ट बी सिक्योर योर लैंड। अदरवाइज 26 बिस्वे वाले 60 बिस्वा बेच देंगे और आप बहुत ही काबिल हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन जब आप वहां पोजीशन लेने जाएंगे तो जमीन ही नहीं रहेगी, जमीन का शॉर्टेज हो जाएगा। फिर आप पैमाइश कराएंगे, पैमाइश में क्या प्रॉब्लम होगी, जमीन ही नहीं रहेगी। तो अब अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप फोर्जरी का मुकदमा लिखाएंगे। फोर्जरी से क्या मिलेगा, मुलजिम जो होगा वो जेल चला जाएगा, बस यही ना। मुलजिम के यहां चला जाएगा, जेल में चला जाएगा। लेकिन आपको मिला क्या उसके जेल जाने से, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रोसीड करना है। आगे क्या है, प्रिकॉशन लेके चलना है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उक्त विषय में वर्णित विधि व्यवस्था तथा डीजीपी उत्तर प्रदेश के सर्कुलर के अनुरूप में विपक्षी गणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर न्याय प्रदान करने की कृपा करें। ये हमारी एप्लीकेशन हुई 154 की, यानी जो 154 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है। जब हम वहां पे इनिशियली एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं, जिसको हम इन शॉर्ट लैंग्वेज हम एफआईआर कहते हैं। तो एफआईआर जब दर्ज कराने जाते हैं तो हमें इसी चीज की जरूरत होती है। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
अब देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन कौन दर्ज करा सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है, इस पे आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये किसी और दिन पे करेंगे। अब इसके बाद में मान लीजिए कि आपने थाना अध्यक्ष को एप्लीकेशन दे दिया सिंपली 154(3) में, लेकिन 154(3) की एप्लीकेशन पे अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं, उसके आगे की बात करते हैं। पीयूष जी अभी ज्वाइन करने के लिए शायद मेरे पास बहुत कुछ सिस्टम नहीं है, एक हफ्ते बाद आपको लगातार ज्वाइन करेंगे, बल्कि लिंक आपको प्रॉपर भेजेंगे। आपके सेवा मेरा है कौन यहाँ पे, तो डोंट वरी। और आपके ही रहमो करम से और सर के ही रहमो करम से तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब मान लीजिए कि 154 की एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो अब आपके पास रेमेडी क्या है। अब बात करते हैं 154 में 154(3) सीआरपीसी कि अगर आपने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई, तब आप कहां जाएंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एप्लीकेशन देंगे, यानी एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू सबसेक्शन 1, यानी जो आपके जरिए से एप्लीकेशन दी गई है उसको स्टेशन हाउस अफसर को, जो इसमें 1 में मेंशन है, अगर 154(1) की एप्लीकेशन जो आपने थाना अध्यक्ष को दी है या इंचार्ज को दी है, अगर उसने उस पर कार्रवाई नहीं किया, देन क्या करेंगे, may send the substance of such information in writing by post। हम जो पोस्ट ऑफिस से भेजने की बार बार जिक्र करते हैं वो इसी कारण से करते हैं। अब देखिए बाई पोस्ट भेजने का यहां पे ऑलरेडी प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन इसको भी डिस्टिंग्विश करना समय के साथ इसलिए जरूरी है कि अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, वहां कौन जीपीओ में जाकर के लाइन लगाएगा। आप यहीं बैठिए और व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए, उस पे भी जजमेंट है कि अथॉरिटी इज बाउंड टू कंसीडर कि जो आपने व्हाट्सएप पे दे दिया वो 154(3) के कंप्लायंस की वो रिसिप्ट के रूप में, इंफॉर्मेशन रिसीविंग के रूप में मानी जाएगी। अब हम बात कर रहे थे कि अगर 154(1) की एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया, उसके बाद आपके पास क्या रेमेडी बची, आपके पास रेमेडी ये है कि 154(3) में एसपी को एप्लीकेशन देंगे, एसपी को, और जहां पे कमिश्नरेट होगा वहां पे सीपी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो क्या होगा, उसको पोस्ट से देना है, लेकिन पोस्ट से भी ना दे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देते हैं, तो उस जजमेंट को भी हम साइट करते हैं। टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न हु इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in manner provided by this code। यानी जो एप्लीकेशन आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देंगे 154(3) में, अब 154(3) पे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एप्लीकेशन पाने के बाद या तो वो डायरेक्ट खुद जांच कर लेंगे या तो किसी के जरिए से जांच कराएंगे जो उनके सबऑर्डिनेट में आता है। इस तरीके से 154(3) सीआरपीसी हो गई। लेकिन यहां पे एक मेरा छोटा सा डिस्प्यूट है कि जब पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया, तो ये एक्ट बना था प्री इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिश इंडिया के दौर में। अब वहां पे क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में बना था तो उसका मिसयूज करने के लिए ज्यादातर इसे बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए और ये एक परफेक्ट कोड के रूप में पिछले 70 सालों से ये यूज हो रहा है। लेकिन यहां पे एसपी को जो एप्लीकेशन दी गई है बाय डाक, उस डाक की एप्लीकेशन पे
एसपी कितने दिनों तक इस एप्लीकेशन को पेंडिंग कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई आपकी तरफ से भी दिया जाना होगा और कमेंट में करिएगा कि इस पे कितने दिनों तक पेंडिंग की जा सकती है। मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 154(3) सीआरपीसी में कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एप्लीकेशन को 7 दिनों से ज्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, और अगर पेंडिंग करते हैं तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के खिलाफ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए 154(3) की एप्लीकेशन को हम देखते हैं कि 154(3) की एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे। सेवा में वही बात है, यहां पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख देंगे, यानी पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच लिख दिया। यहां पे एप्लीकेंट यानी वादी का नाम लिख दिया। उसके बाद में बनाम करते हुए विपक्षी संख्या 1 का पूरा नाम और डिटेल, उसके बाद विपक्षी संख्या का नाम 2 में डिटेल, विपक्षी संख्या 3 का नाम इन डिटेल। तो इस तरीके से ये पार्टी बना दिए। अब यहां पे हमें लिखना है, ये मुलजिमान हो गए उसके केस के, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 154(3) सीआरपीसी, यहां से मैंने इसको शुरू किया। अब 154(3) सीआरपीसी जब शुरू किया तो वास्ते दर्ज किए जाने मुकदमा उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य में, जो ये ललिता कुमारी में है, यहां पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कुमारी वर्ड है, ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 वॉल्यूम 2 एससीसी पेज 1, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो विधि व्यवस्था दी थी उसका पैराग्राफ, ये एक कोड है 120(1). यहां पे कोड क्या है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड if the information discloses commission of cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such situation। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर परमा फेसाई ऑफेंस, जो तहरीर आपने 154 की दी है, अगर उससे ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो एफआईआर लिखना मैंडेट करता है, यानी मैंडेटरी है, और उसमें कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की गुंजाइश नहीं है, यानी लिखना ही पड़ेगा। और सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक और जजमेंट में ये कहा, ये जो है सिंधु जनक गोरजे बनाम, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वर्ड पहले से, ये बनाम महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इसको आप भी करेक्ट करिएगा, महाराष्ट्र एंड अदर, महाराष्ट्र एंड अदर्स, उसका एसएलपी नंबर ये है। अब पहले जो हमारी तहरीर में थी बेसिकली बात तो वही रहेगी, लेकिन यहां पे ये हमने पूरा डिटेल बनाया है कि कितना उनकी जमीन थी और कितना वो था, यानी टोटल 52 बिस्वे की लैंड रही और 52 बिस्वा 1/2 था। तो हमारे क्लाइंट का मतलब दोनों लोगों का 26-26 हो गया, और जिसने बेचा है हमारे क्लाइंट की भी लैंड को टोटली उन्होंने बेच दिया, यानी 59 बिस्वे को बेचा, और उल्टा ही एफआईआर किस पे करा दी, हमारे ही क्लाइंट पे करा दिया। तो इस तरीके से आपको 154(3) की जो तहरीर देनी है, और फिर इसी हिसाब से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आपको ये भी बताना है कि आपने थाने पे तहरीर दी थी और थाने के जरिए से कोई भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं की गई है, ये मैंडेट करता है ना, ये मैंडेट करता है, ये लिखा जाना मैंडेट है, वरना एसपी जो है आपकी एप्लीकेशन को शायद कंसीडर ना करें। अब आता श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय सच एंड सच में वर्णित को देखते हुए यहां पे वही पैराग्राफ मैंने कोट किया कि एफआईआर मैंडेटरी है अगर परमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो, और उसके बाद में ये सिंधु जनक वाले को भी वही किया, और डीजीपी का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से भी ये कहा गया कि एफआईआर अगर परमा फेसाई मैंडेट करता है तो एफआईआर दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
तो इस हिसाब से आपकी ये 154(3) की तहरीर हो गई। ये भेजने की डेट है और यहाँ पे पूरा डिटेल है। तो अब ये तहरीर क्या हो गई, 154(3), सॉरी 154(3) सीआरपीसी की। अब 154(3) की तहरीर के बाद की बात पे आते हैं। 154(3) की तहरीर आपने दे दी और ये एक डिटेल था जो उन लोगों ने बेच दिया था। अब 154(3) की तहरीर पे ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब 154(3) की तहरीर के बाद ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि उन्हें 156(3) में कंप्लेन फाइल कर देना चाहिए या 156(3) में एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां जाना चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 156(3) की तरफ नहीं जाते हैं। अब देखिए, पहले हम 156(3) पे आ जाते हैं। 156(3) का वर्डिक्ट क्या कहता है? 156(3) सीआरपीसी। देखिए 156(3) ये कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट, इसको वहीं पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं, यहां से आ गए। देखिए 156(3) ये कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन एज मेंशन। यानी 156(3) में ये कहा है कि जो 190 सीआरपीसी की एक्सरसाइज है, मजिस्ट्रेट उसी एक्सरसाइज को इस्तेमाल करेगा। तो अब हम आ जाते हैं कि 190 सीआरपीसी क्या है। 190 सीआरपीसी में दिया हुआ है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट सच सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर any magistrate of first class or and any magistrate of the second class is specifically empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offence upon police upon receiving a complaint of fact which outside such offence upon a police report। उसके बाद upon information received फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस, यानी 154(3) के हिसाब से ये आ जाएगी। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर्ड ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन इतना। अब देखिए, जो 154(3) का प्रिविलेज है, उसके बाद में ज्यादातर लोगों का मानना है कि एप्लीकेशन कहां आ जानी चाहिए, 156(3) में। अब 156(3) में वही 190 का एक्सरसाइज होना है और मजिस्ट्रेट उसमें क्या करते हैं कि सुखवासी का एक जजमेंट नोट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कंप्लेंट रीड कर देते हैं। अब कंप्लेंट हो जाता है तो उसमें बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है और जहां पे सर्च और सीजर का मैटर होता है, सर्च एंड सीजर, जहां पे सर्च एंड सीजर्स के मैटर होते हैं, वहां पे ये सारी चीजें अब मजिस्ट्रेट क्या रिकवरी कर लेंगे। सपोज करिए कि किसी की कोई कार चुरा ले गया और उसका वो नाम जानता है और 156(3) की एप्लीकेशन फाइल कर दिया, तो अब 156(3) की फाइल को कंप्लेंट रीड कर लिए, 200 और 200 का बयान नोट कर लिए। तो 200 और 200 के बयान के बाद अब कैसे जो है उसमें मजिस्ट्रेट उसकी रिकवरी करेंगे। तो इसलिए सर्च एंड सीजर के मामले में गुलाब चंद उपाध्याय का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि सर्च एंड सीजर के मामले में जहां पे रिकवरी की जरूरत हो वहां पे एफआईआर जरूरी है। हालांकि बहुत सारे मजिस्ट्रेट इस कंसेप्ट पे काम नहीं करते हैं, इसलिए जब भी आप इस तरह के केस फाइल करें, जब भी आप इस तरह की एप्लीकेशन फाइल करें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अब ये तो बात हो गई कि हमने बात की 154 की, 154(1) की, 154(3) की और फिर हमने बात किया 156(3) की। अब 156(3) जो
मेयरली पढ़ा जाता है वो 200 के साथ पढ़ा जाता है। तो 200 में क्या होगा, उसी विटनेस को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद 203, 204 में चाहे डिसमिसल करेंगे या उसको नोटिस से, समन से एक्यूज को तलब करेंगे। ये बात यहां पर आकर के खत्म हो गई। लेकिन मैं जिस प्रोसीजर की बात, ये तो रूटीन वे का प्रोसीजर है यहां तक, लेकिन मैं जिस प्रोसीजर की बात कर रहा था कि मैं कभी भी 154 की एप्लीकेशन थानाध्यक्ष को देने के बाद, 154(3) की एप्लीकेशन एसपी को देने के बाद हम एक लीगल नोटिस एसपी को देते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मैंडेट करता है और एफआईआर लिखिए इसमें। और अगर एफआईआर नहीं लिखते हैं तो हम अंडर आर्टिकल 227 की रिट पिटीशन फाइल करते हैं कि जो एप्लीकेशन हमारी कहां पे पेंडिंग है, एसपी के पास पेंडिंग है, एसपी मस्ट बी डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फाइल बाय द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 154 सब क्लास 3। यानी कोई भी एप्लीकेशन अगर फाइल की जाती है तो उसका निस्तारण टाइम पीरियड के अंदर करना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं, ये 200 पे आ गए थे। अब उसके बाद हम एक केस लॉ की जिक्र करते हैं, केस लॉ पे जिक्र करेंगे, फिर हम वो अपने केस पे आएंगे, फिर उस पे डिस्कशन करेंगे। एक लीडिंग जजमेंट है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट है। और डिटेल लंबे जजमेंट को कैसे पढ़ा जाएगा यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंकुश जी ने कई बार इस चीज पे पूछा कि सर कैसे पढ़ते हैं, 100 पेज का जजमेंट आप 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। हालांकि जजमेंट जब आप काफी दिनों तक पढ़ेंगे तो वो स्किल डेवलप हो जाएगी, ये एक दिन की बात नहीं है, लेकिन जब आदत हो जाती है तो वो जल्दी से समझ में आ जाता है। सॉरी, ये है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें बहुत डिटेल जजमेंट है। डिटेल जजमेंट पढ़ने के लिए आप खुद टाइम दे करके उसे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका जो मैंडेट पैराग्राफ है, कुछ इसके टॉपिक्स के जो पैराग्राफ 120 ज्यादा रेलेवेंट है उसको हम पढ़ दे रहे हैं। बाकी अगर आपको जजमेंट डिटेल चाहिए होगा तो आप हमें बताइएगा, हम इसको शेयर कर देंगे। थोड़ा लंबा है, ज्यादा समय लग जाएगा इसमें। अब देखिए, हम डायरेक्टली आते हैं पैराग्राफ 120 पे। जब आप एससीसी वगैरह का सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो यहां पे आपका नाम आएगा, आप ऐसे इसको अपने यहां भी प्रिंट कर लीजिए। और अगर सब्सक्रिप्शन ना हो तो जिसके पास होता है तो आप उससे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है तो आप हमसे भी कोई जजमेंट ले सकते हैं। अब ये कंक्लूजन लिखा था ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारे डिस्कशन के बाद। पैराग्राफ 120, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन वी हेल्ड, यानी द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड if information discloses commission of cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such situation। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अभी हम एप्लीकेशन दिखा रहे थे जिसमें एक आदमी ने उसका 26 बिस्वा था, उसने 160 बेच दिया, तो क्या हमारी तहरीर के हिसाब से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ या नहीं, परमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट हुआ या नहीं। थोड़ा पानी पिलाइए भाई। मेड आउट हुआ या नहीं। देखिए, मेड आउट हुआ या नहीं ये बहुत मैंडेट करता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्जरी जैसी घटना हुई कि जिसका 26 बिस्वे है, उस आदमी ने 160 बिस्वा बेच दिया है तो फोर्जरी हो गई। और फोर्जरी अगर हो गई तो 419, 20, 67, 68, 71 और 120 बी और दफा 34 के तहत एफआईआर होनी चाहिए, जिसमें पनिशमेंट अप टू लाइफ है।
तो अप टू लाइफ है तो जाहिर सी बात है कि परमा फेसाई ऑफेंस इज मेड आउट, लेकिन ऐसे भी मामले में पुलिस जल्दी एफआईआर नहीं लिखती है। तो पैराग्राफ 120 1A बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैराग्राफ, इफ द information received does not disclose a cognizable offense but indicate the necessity for inquiry of preliminary may be conducted only ascertain whether cognizable offense is disclosed or not। यानी किसी भी सूरत में पुलिस के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। यानी वो गवर्नमेंट का पैसा लेते हैं, हमारे टैक्स का पैसा लेते हैं, तो कोई भी काम उनके पास जाएगा, दे मस्ट बी inquire with regard to the application given by any citizen who are aggrieved and come before the police station। तो किसी भी तरह की एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन पे चाहे जो करना हो, लेकिन कुछ न कुछ उन्हें करना मैंडेट करता है 120(2) में। और उसके बाद में क्या कहा ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कि इंक्वायरी, if the inquiry discloses commission of cognizable offense the FIR must be registered। अगर तहरीर के पढ़ने से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, दृष्टया अपराध बनता है, तो क्या करना है, FIR must be registered। in case where preliminary inquiry is, यानी कुछ मामलों में आगे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि इन केस वेयर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंड्स द क्लोजिंग कंप्लेंट अ कॉपी ऑफ एंट्री ऑफ सच क्लोजर मस्ट बी सप्लाइड टू द इंफॉर्मेंट फॉर विथ नॉट लेटर विद इन अ वीक। इट मस्ट डिस्क्लोज रीजन इन ब्रीफ क्लोजिंग द कंप्लेंट एंड नॉट प्रोसीडिंग फर्दर। आप बताओ कि कितनी एप्लीकेशन हम लोग देते हैं जिसपे पुलिस पूछती तक नहीं कि इस पे क्या करना है। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन पे आप कार्रवाई करते हो या नहीं करते हो, लेकिन इतना तो यह बताना पड़ेगा कि आपके कंप्लेंट को कब और किस दिनांक को क्लोज किया गया है, और क्लोजर रिपोर्ट को सप्लाई करना क्या करता है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के हिसाब से मैंडेट करता है, यानी मैंडेटरी है। लेकिन पुलिस तो यहां पे राम की इच्छा से उनको यह सब कुछ करना ही नहीं रहता है। आज तक हमने नहीं देखा कि पुलिस ने कोई तहरीर 154 की आपने दी हो और रिटर्न बैक किया हो, जब तक कि हम लोग हाईकोर्ट के डायरेक्शंस या हाईकोर्ट के पिटिशंस या लीगल नोटिस ना भेजें, तब तक जो है वो एकदम बिल्कुल सोए रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना रहता है। तो इसलिए इस चीज को समझना है। चौथा क्या कहता है 120(4), द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड। यानी अगर परमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है तो वो क्या करेंगे, उनको FIR लिखना ही पड़ेगा और अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते हैं। अब ऑनरेबल कोर्ट ने यहां से दूसरे पैराग्राफ में 105 में कहा कि जहां किस किस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है। देखिए, द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट वेरीफाई द वर्सिटी और अदरवाइज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बट ओनली टू ascertain whether इंफॉर्मेशन रिवील एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट। लेकिन यह भी पुलिस जो है नहीं करती है। यानी अभी ये माना जाए तो पुलिस को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जजमेंट पढ़ने के लिए उनको एक ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत है, जहां पे ये जजमेंट वगैरह उनको पढ़ाए जाए और लॉ के वर्डिक्ट वगैरह को उन्हें समझाया जाए। और डीजीसी वगैरह होते हैं, वो डीजीसी तो ऐसे बना दिए जाते हैं कि एक बार ऑनरेबल हाईकोर्ट में मैटर आया
कि मऊ का एक आदमी पान बेच रहा था, एलएलबी किए हुए था, उसको मतलब लायर, गवर्नमेंट लायर बना दिए। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अब वो क्या पुलिस वालों को समझाएंगे उसके बारे में कि क्या रूल है, क्या है। 120(6) ये कहता है, अरे वो जजमेंट रिपोर्टेड है, हंसिया मत। हाँ, as to what type in which preliminary inquiry is conducted will depend on the fact and circumstances of the case, the category of the cases in which preliminary inquiry is required. ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, कमर्शियल डिस्प्यूट में और मेडिकल नेग्लिजेंस में, करप्शन मैटर में क्या करना है, अगर चाहें तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी इसमें छूट दी गई है। लेकिन हमारा केस क्या है, हमारा केस तो फोर्जरी का है, फोर्जरी का ऑप्शन ही नहीं, लेकिन ऐसे लटकाए रहते हैं। अब कहा, या कॉज वेयर डिले इज अब नॉर्मल डिले, लेचेस इन इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फॉर एग्जाम्पल ओवर 3 month डिले इन रिपोर्टिंग मैटर विदाउट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, द अफोरसेड are only illustration not exclusive condition which may warrant preliminary inquiry. इसके अलावा में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा में किसी में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे बार बार, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर इंश्योरिंग प्रोटेक्शन द राइट ऑफ द एक्यूज एंड द कंप्लेनेंट. A preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. यानी अभी हम क्या कह रहे थे, जब 154 को पढ़ रहे थे, 154 देखिए यहां पे क्या है, 154(3) में एसपी के पास जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, या यहां पे 154 में देयर इज नो लिमिट ऑफ टाइम, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, इन हाउ मेनी डेज पुलिस में टेक एक्शन एंड पुलिस में केप्ट पेंडिंग द एप्लीकेशन। कहीं पे इसमें मेंशनिंग नहीं है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया है थाना अध्यक्ष को, उसको कितने दिन में वो कंसीडर करेंगे, डिसाइड करेंगे एफआईआर दर्ज करने के लिए, और एसपी को जो देंगे उसमें कितने दिनों का। तो सीआरपीसी इस मामले में बिल्कुल साइलेंट है। अब आपको क्या करना है, इसमें अगर कुछ कार्रवाई करना है तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एससीसी 2014 वॉल्यूम 2 पेज 1 के पैराग्राफ 120 का सब पैरा 7, उसमें क्या कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन दी गई है वो एसपी 7 डेज से ज्यादा उसे पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। अगर 7 डेज से ज्यादा रखते हैं तो जैसे मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देता हूं, आप भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यानी 156(3) फाइल कर करके दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से अगर आपके राइट का वायलेशन होता है तो यू मे मूव writ petition before the honorable high court under article 226 और 227 दोनों में पिटीशन मेंटेनेबल है, और मैंने दोनों में फाइल करके ट्रायल किया। अगर 227 में कोर्ट अच्छी मिल जाती है तो कोर्ट के हिसाब से रजिस्ट्री में उस तरह की पिटीशन हेडिंग डालते हैं, और 226 की अगर ऑनरेबल कोर्ट अच्छी है तो हम उस हिसाब से उसमें कोर्ट में फाइल कर देते हैं। दोनों तरह से जैसा उसका स्कोप होता है उस स्कोप के हिसाब से फाइल कर देते हैं। अब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एप्लीकेशन जो 154(3) सीआरपीसी में या 154(1) सीआरपीसी में थाना अध्यक्ष या एसपी को दी गई है, वो ललिता कुमारी के जजमेंट के हिसाब से 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। अगर 7 दिन से ज्यादा पेंडेंसी है तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब वो अभी मैं एक ऑर्डर भी दिखाऊंगा जो हमने फाइल किया था। अच्छा, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो पेंडेंसी है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनकी
केस डायरी में भी। और क्या कहा 120(8), ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस द जनरल डायरी ऑफ पुलिस स्टेशन डेली डायरी, दोनों डायरी का जिक्र है, स्टेशन डायरी डेली डायरी, समझ रहे ना, सीडी एंड जनरल डायरी बोथ, is the diary is the record all information received in police station। यानी जितनी भी एप्लीकेशन, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो, एनी वे एनी मटेरियल कम फ्रॉम एनीबडी मस्ट बी इंटर्ड इन अ जनरल डायरी। पुलिस का काम क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी भी तरह की आती है तो उसको जनरल डायरी में लिखना मैंडेट करता है और मैंडेटरी है। और अगर वो नहीं लिखते हैं ऐसे इंफॉर्मेशन को तो क्या होगा, दे मस्ट बी फेस कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। तो इसको हम एक लाइन और पढ़ते हैं। सिंस द जनरल डायरी एंड स्टेशन डायरी डेली डायरी in record of all information received in a police station we direct, यानी ऑनरेबल कोर्ट क्या कह रही है, ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, ऊपर कंक्लूजन था, we direct that all information relating to cognizable offenses whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry must be mandatorily and requisitely reflected in the said diary, and the decision to conduct preliminary inquiry must also be reflected as mentioned above। यानी कोई भी एप्लीकेशन किसी तरह की अगर थाने पे दी गई है तो उसको जनरल डायरी में लिखना मैंडेट करता है और मैंडेटरी करता है। अब देखिए एसपी 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, और 154(3) की एप्लीकेशन अगर मैंडेट करती है एफआईआर परमा फेसाई तो एफआईआर लिखना अनिवार्य है। इन सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ ये पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गई थी। अब हम एक बात करते हैं कि इसी की लाइट में एक डीजीपी का सर्कुलर है, तो वी आर डिस्कसिंग टू द डीजीपी सर्कुलर। डीजीपी का सर्कुलर क्या है, ये आ गए। अभी एक जजमेंट सिंधु नगर, वो एक जजमेंट बचा हुआ है, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, नहीं। चलिए देखिए, ये पुलिस मुख्यालय का उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। वैसे 154(3) सीआरपीसी तो हर जगह लागू होता है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले हम सिंधु नगर गोरजे के आदेश को पढ़ के, ताकि उस मसले को एक निपटा के खत्म कर दें, कि जिनको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानना है वो लास्ट में रहेगा तो वो स्किप कर सकते हैं। ये एक और रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का। ये देखिए जजमेंट डेट है 8 अगस्त 2023। यहां से ये पार्टी नेम है सिंधु जनक नगर गोरजे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऊपर हमारे पार्टी नेम में थोड़ा सा गलती हो गई थी, यहां पे इसको करेक्ट लिखा हुआ है, तो यू मस्ट बी डाउनलोड करेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, और इसको हमारे यहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने कि द स्पेशल लीव इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड इतना इन मिसलेनियस रिट पिटिशन नंबर इतना पास बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट अपीलाट साइट, उसके बाद में एट औरंगाबाद वेयर बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द अपीलांट सिंधु जनक नगर गोरजे seeking direction to registration of FIR as per the complaint submitted by the appellant। तो ये जिस्ट ऑफ द केस हो गया कि सिंधु नगर जनक गोरजे ने क्या किया था, एक कंप्लेंट फाइल की थी और कंप्लेंट में ये रिक्वेस्ट थी कि FIR दर्ज किया जाए। FIR दर्ज नहीं हुई, हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने डिसमिसल दे दिया, यानी रिट पिटिशन रिजेक्ट हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट में बाई फाइलिंग SLP आए, SLP में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने
क्या नोट किया, ये यहां से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से जजमेंट बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इन शॉर्ट, in view of the decision rendered by the constitution bench in a Lalita Kumari versus state of Uttar Pradesh and another reported in 2014 volume 2 SCC page 1, we are the opinion that registration of FIR is mandatory, यानी हम जिस बात को कह रहे थे कि FIR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, और इसी ललिता कुमारी के जजमेंट को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने फॉलो अप किया। ये पूरा पैराग्राफ 120 इज कोटेड बिलो हियर, जो अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा था, और ये यहां तक ये कोर्ट था, और ये फाइनल वर्डिक्ट ऑनरेबल कोर्ट का क्या हुआ, यहां पे ये फाइनल वर्डिक्ट समझिए, फाइनल ऑर्डर है इसका वर्डिक्ट। In the instant case, the complainant submitted by the appellant to the concerned respondent did disclose the commission of cognizable offence and also the name of the alleged offender. अब ऑनरेबल कोर्ट क्या कह रहे, इन व्यू ऑफ द above, we allow the present appeal and direct the concerned respondent shall proceed further with the complaint filed by the appellant in accordance with law. The impugned order is set aside and appeal is allowed in the terms in the above terms. तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने क्या किया, जैसे हम पिटीशन फाइल करते हैं 154(1) के बाद में 154(3) पुलिस के अधीक्षक के पास, उसके बाद डायरेक्ट आते हैं, ऐसे सिंधु जनक नगर गोरजे ने भी इसी तरह की एप्लीकेशन दी थी, जिसको ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट एट औरंगाबाद ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद एसएलपी फाइल हुई, और ये एसएलपी 8 अगस्त 2023 को अलाउ हो गई। तो अगर आप भी 154(3) के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करते हैं और बाई एनीवे अगर वो रिजेक्ट होती है, तो सिंधु नगर गोरजे के आदेश के अनुक्रम में आपकी भी एसएलपी अलाउ हो सकती है। इसलिए ज्यादा दिनों तक वहां पे मजिस्ट्रेट के पास डेट पे डेट, तारीख पे तारीख बैठ करके इंतजार ना करिए। और हाईकोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो यू मस्ट बी कम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ऑर्डर रहेगा तो नीचे के लिए सब बाइंडिंग होगा और बाइंड अप होगा। अब देखिए, इसके बाद में हम इसी के बाद एक डीजीपी के सर्कुलर का जिक्र करते हैं, उसके बाद एक केस हिस्ट्री समझेंगे और आगे की सेवा समाप्त करेंगे। यहां पे डीजीपी सर्कुलर में क्या कहा गया है, ये डेट है 8 अगस्त 2023 का, और डीजीपी ने सर्कुलेट जो किया है इसको किसको किया है, समस्त आयुक्त को, यानी सीपीस, तमाम जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनको, और तमाम पुलिस अधीक्षक को, और तमाम एसएसपी को भी, यानी कहीं पे एसएसपी होते हैं और कहीं पे वो होते हैं, और कहीं पे जनपद प्रभारी भी होते हैं। तो जितने भी पुलिस के हाई डिपार्टमेंट हैं, ऑल आर कंसीडर्ड इन द सर्कुलर ऑफ द डीजीपी। अब देखिए, उसी जजमेंट का रेफरेंस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या क्रिमिनल 68/2008 ललिता कुमारी, समझ रहे, बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि में पारित निर्णय दिनांक 11/12/2013 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रत्येक सूचना पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने के संबंध में यानी जो ऑनरेबल कोर्ट कह रही है वो कह ही रही है, वो उसके कंप्लायंस में डीजीपी यूपी ने भी सर्कुलर जारी करते हुए क्या कह दिया है कि अगर संज्ञेय अपराध प्रमाणित हो रहा है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड। देखिए, ये सर्कुलर लंबा चौड़ा है, इसको आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यह पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया है, जिस जजमेंट को हम ऑलरेडी पैराग्राफ 120 पढ़े थे, ये किसी में पैराग्राफ 111 है, तो अलग अलग में एससीसी का मैंने रिपोर्टिंग की थी, और ये पूरा पैराग्राफ यहां पे मेंशन। और
ये तमाम इसमें केस डिस्कशन करते हुए जो इनका जिस्ट है, ये इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये यहां से पॉइंट है। तो इनके पॉइंट्स को ही पढ़ देते हैं कि उद्यमियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों या भवनों निर्माता, फैक्ट्री, होटल संचालकों, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल संस्थाओं चालक प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रार्थना पत्र व्यावसायिक प्रतिबद्धता या व्यावसायिक विवाद आदि सिविल प्रकृत स्वरूप से नहीं है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस हिसाब से इसको वो कर दिया है। असंक्रमित घटना के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं या उसके संबंध में, ये यानी ए टू जेड वही सुप्रीम कोर्ट का ऑल टू ऑल कंसिडरेशन कर दिया है। इसको आप डिटेल पूरा पढ़ लीजिएगा। ये है कि अतः इन्होंने लिखा कि अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों और प्रपत्रों का पुनः गहनता से अध्ययन कर ले एवं अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को विस्तार से अवगत करा दे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करे, और ये डीजीपी की तरफ से अनुमोदित है। तो ये पूरा डिटेल सर्कुलर है। देख, अच्छा 9वां पढ़ दें, चले। ऐसे प्रकरण जिनमें कूट रचना अथवा धोखाधड़ी या संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत की जाएगी। तो ये मैंडेट कर रहा है इस तरह से। तो जो हमने जहीर का केस दिखाया, जहीर एंड अतीक, उसके हिसाब से इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंडेट करता है ना। इसको अभी उसमें आप नोट डाउन करेंगे डिटेल। तो इस हिसाब से हमने डीजीपी के सर्कुलर को जिक्र किया। एक बार सर्कुलर फिर देख लीजिए, ये सर्कुलर है, आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड करने में एनी वे प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम माय ऑफिस आल्सो एंड अदर वे बाय अ सोशल मीडिया। और अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक हमने केस फाइल किया था, वो केस ये है 227 में। जैसे 154(3) की पिटीशन फाइल करने के बाद हम डायरेक्टली मनी एसपी को देने के बाद 154 में जो एसपी को देते हैं 154(3) में एसपी के देने के बाद डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 227 में हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं एससी को। ये एक पिटीशन है, तो ये हमने यहां पे एससी में अप्रोच किया, ये इसके इंक्लोजर्स हैं। आप कैसे इसको 227 की पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे, अगर आपको ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड है, यू मस्ट बी मेल टू मी एंड माय एसोसिएट आल्सो, तो हम इसको प्रोवाइड करा देंगे। अब इसके हिसाब से जो जजमेंट आया इसमें 227 में, इस जजमेंट को थोड़ा सा समझना है। अब हम आते हैं इस जजमेंट के बारे में कि 154 की एप्लीकेशन आपने दे दिया, उस पे नो एक्शन, 154 पे नो एक्शन, 154(3) नो एक्शन। अब आप कहां आगे, आप या तो जाते 156(3) में, कहां पे, मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास। हम कहां आते हैं, हम डायरेक्ट यहां आते हैं, इसे हाई कोर्ट कहते हैं। क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास जाना 14 दिन रिपोर्ट लग जाती है, 15वें दिन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पुलिस मैनेज करके विपक्षी दर्ज करा देंगे, फिर आप अपनी बचाव करते घूमो। तो हाई कोर्ट में थोड़ा तत्काल रेमेडी मिल जाती है। कोर्ट नंबर 11 है, मैटर आर्टिकल अंडर ये है, ये पिटिशनर का नाम है, ये अपोजिट का नाम है, और यहाँ पे मैं चूंकि इस केस को कर रहा था, यहाँ पे सज्जाद हुसैन लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये के दिमाग में मिथ है कि हम यूं ही वीडियो बना देते हैं, तो जब पीडीएफ पे आप देखेंगे तो जितनी भी हम वीडियो बनाते हैं वो सब अपने केस हिस्ट्री पे बनाते हैं, और मेरा अपना खुद का उसमें एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया इसमें, हार्ड लर्नड काउंसिल, हार्ड श्री सज्जाद हुसैन लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर
and Shri Alok Kumar such and such state, the in-state petition has been filed with the following prayer. देखिए, that is very important. इस prayer को समझिए. Issue an order or direction to the state opposite parties, more specifically to opposite party number 2, to decide the representation of the petitioner dated 20/21/5/2022 move under section 154 sub class 3 CRPC in the light of law settled by the Honorable Apex Court in the case of Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh. वॉल्यूम ये लिखा within the stipulated time period and frame in the interest of justice. सिंगल प्रेयर हमारी इस तरह की रहती है कि हम क्या कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट से कि जो हमारी 154(3) की एप्लीकेशन है वो एसपी क्या करें, विद इन 7 डेज डिसाइड कर दें, विद इन 7 डेज. और जब वो डिसाइड कर देंगे तो परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट होता है. हमारा अल्टीमेटली काम चाहे इस काम को पकड़ के करें, चाहे ऐसे पकड़ ले, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ ले, मेरा काम अल्टीमेटली और मेरे क्लाइंट का हो जाता है. तो इस तरीके से हमने 154(3) की एप्लीकेशन दी, उसके बाद उसका डिस्पोजल नहीं हुआ, डायरेक्ट हमने 227 की रिट पिटिशन फाइल कर दी और रिट पिटिशन में एक डिटेल ऑर्डर करते हुए ऑनरेबल जस्टिस मोइन साहब ने किया और उस पे तमाम लॉ को कंसीडर किया. देखिए एक तरफ से ये यहां से ये सारे लॉ के ये मैंने यहां तक कोर्ट ने कंसीडर किया कि मैंने क्या क्या किया है, वो सारी चीजें हैं. ये थाने पे एप्लीकेशन दी, 154(3) की दिया, इस दिनांक की ये है, 154(3) की एप्लीकेशन को एनेक्स किया और 154(3) सीआरपीसी जो है वो एनेक्स किया है, वो उसका रिफ्यूजल किया है. और इसके बाद में यहाँ पे ललिता कुमारी के पैराग्राफ 120 को कोटेड किया है ऑनरेबल कोर्ट ने. अब उसके बाद में एक जजमेंट सरकारी वकील ने भी पेश किया था जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने ओवर लुक किया और कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है इस हिसाब से. तो बेसिकली क्या है कि अगर आप 154(3) के एप्लीकेशन के बाद 156(3) में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक कमी हो जाती है और मजिस्ट्रेट के पास डिसाइड करने के लिए बहुत सारे मिसलिनियस काम होते हैं. तो एक्ट, रूल और लॉ ट्रायल कोर्ट में मोस्टली नहीं देखे जाते हैं, बहुत सरसरी काम हो जाता है. तो इस हिसाब से आप 154(3) की एप्लीकेशंस के बाद डायरेक्ट आप हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं और उसके एस्पेक्ट को अगर आप लाइव देखें तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 वॉल्यूम 2 एससीसी पेज 1 में डिसाइड किया है. और उसके बाद सिंधु जनक नगर गोरजे में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 में भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने डिसाइड किया है. और डीजीपी के सर्कुलर जो 8/8/2023 के में डिसाइड किया है ललिता कुमारी की लाइट में कि अगर एफआईआर की तहरीर से या थाने पे जो तहरीर दे रहे हैं, अगर उस तहरीर के पढ़ने से प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है, यानी तहरीर के देखने से अपराध की घटना या किसी घटना के घटित होने की सूचना मिल रही है, तो ऐसी एफआईआर को लिखना मैंडेट करता है. तो बहुत सारे डिस्कशंस के बाद अब हम बात को इस बात पे, अच्छा ये जो ऑर्डर है, डेट ऑफ ऑर्डर है जिसको हम दिखा रहे थे, वो 16/6/2022 का है. अब नाउ वी आर कंक्लूडिंग विद रिगार्ड टू द मैटर कि हमने किस किस पॉइंट को लेकर के क्या क्या कहा है. तो हम कंक्लूड कर रहे हैं इस बात पे कि अगर किसी के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले उनको 154(1) सीआरपीसी में तहरीर ड्राफ्ट करना होगा और तहरीर जो आप ड्राफ्ट करेंगे उसमें ये मेंशनिंग होना चाहिए कि अपराध किस जगह पे हुई, एक्यूज का नाम क्या है, और अगर अननेम्ड है तो उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन होगा और घटना किस संबंध में कैसे हुई है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है. वैसे सीआरपीसी के प्रोविजन में यह कहता है कि अगर आप
लिखना भी नहीं जानते हैं तो स्टेशन हाउस अफसर को आप बताएंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को भी ड्राफ्ट करेगा और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके 154(1) के अनुपालन करते हुए 154(2) सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत आपको उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करेगा। और अगर वो इंफॉर्मेशन लेने से मना करता है या एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आपके पास रेमेडी है कि आप 154(3) सीआरपीसी में संबंधित पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन बाय डाक दे सकते हैं। और अगर बाय डाक से न देना चाहें तो एक जजमेंट जिसका जिक्र करना बचा रह गया था, उस जजमेंट के इन शॉर्ट समझ लीजिए, ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने 31/7/2023 में दिलशाद शेख एंड अदर्स वर्सेस शबा शेख में ये कहा है कि अगर व्हाट्सएप के जरिए से, मेल के जरिए से या जीमेल के जरिए से या एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से अगर आपकी तहरीर थाने तक पहुंच जाती है तो उसको 154(3) का डाक का कंप्लायंस माना जाएगा, यानी उस पर भी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर यानी एफआईआर पंजीकृत किया जाना आवश्यक यानी मैंडेट करेगा या मैंडेटरी होगा। तो हमने कई एस्पेक्ट को जिक्र करते हुए कि एफआईआर की तहरीर कैसे तैयार करेंगे, 154(3) की एप्लीकेशन कैसे मूव करेंगे, 154(3) के बाद हमें डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए या हमें हाई कोर्ट आना चाहिए, अगर हाई कोर्ट हम पिटीशन फाइल करते हैं तो क्या क्या ग्राउंड्स लेना चाहिए और हमें किस बात को प्रूव करने के लिए किस जजमेंट की जरूरत है, उस जजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। ऑलमोस्ट डीजीपी सर्कुलर पे हमने जिक्र किया, दिलशाद शेख के जजमेंट पे हमने जिक्र किया। तो इस हिसाब से आपको ये समझ लेना है कि फ्रॉम एफआईआर की तहरीर से और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट तक आप कैसे केस फाइल करेंगे, ये लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में एफआईआर पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है। हालांकि कुछ चीजें इसमें रह गई हैं, इसके पार्ट 2 पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की बात हम यहीं पे समाप्त करते हैं और लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में कल 6 बजे हम आपको फिर मिलेंगे लाइव पे। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, आप उसके लिए भी अगर चाहें तो प्रिपेयर हो सकते हैं। और 6 बजे से लेकर के 7 बजे 8 बजे तक आप लाइव हमसे लाइव क्लासेस लीगल ड्राफ्टिंग की ज्वाइन कर करके सीख सकते हैं। लॉ से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो हमारी सज्जाद हुसैन लॉ एसोसिएट की फर्म है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अपने किसी केस का डिस्कशन चाहते हैं, उस पर कोई ओपिनियन चाहते हैं तो भी आप हमें डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन शेयर कर करके दोनों तरह से उस पे अपनी ओपिनियन ले सकते हैं और अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। और कानून का उस पे प्रारूप क्या होगा, कानून के हिसाब से क्या रेमेडी होगी, हम सब उसको रिसॉल्व करने की और बताने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। तो अगर ये आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।